पूनम साहब, ये जो तासुर दिया जा रहा है कि हमने $3 बिलियन की IMF का जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट था, वो मुआहिदा अगले 9 माह के लिए तो हमने हासिल कर लिया, ऑल्दो के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास अभी होना है और उससे कंफर्मेशन जो है वो आएगी, लेकिन क्या वाकई में जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वो सही है? और जो एक तासुर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान एक खुशहाली और तरक्की की राह पर जो है उसको दोबारा उस ट्रैक पे डाल दिया गया है, और डू यू थिंक दैट वी आर सेलिब्रेटिंग टू अर्ली? जी, अस्सलाम वालेकुम अलीना, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। देखें, सेलिब्रेशन मेरे नहीं ख्याल इस चीज़ की है कि हमें जो है वो सब कुछ ठीक हो गया है, या फिर जो है सेलिब्रेशन इस चीज़ की कि सारे मसाइल हल हो गए हैं और हम जो है एक पॉजिटिव पैथ पे शुरू हो गए। लेकिन एक सेलिब्रेशन या ये कह लें कि थोड़ा पर्सपेक्टिव में चेंज आता है तो थोड़ा सा इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस थोड़ा रिस्टोर होता है। ये कह सकते हैं कि एक सिचुएशन से हम गुजरने वाले थे, बहुत क्लोज आ गए थे और डिफ़ॉल्ट लाइक सिचुएशन थी, या डिफ़ॉल्ट का रिस्क काफ़ी बढ़ रहा था और हमें नहीं पता था कि अगले 6 महीने भी किस तरह से गुजरेंगे। ये हम सारे पॉइंट आउट भी कर रहे थे। उस रिस्क को थोड़ा सा वक्त मिल गया, वो आगे हो गया है, यानी कि ये समझे कि 6-8 महीने या 9 महीने का उसे वक्त मिल गया है और वो IMF ने आपको थोड़ा और टाइम दे दिया कि ठीक है, हम आपको मज़ीद फंडिंग दे देते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम आपके साथ कर लेते हैं, ब्रिज फाइनेंसिंग कर लेते हैं 6-8 महीने की, 9 महीने का प्रोग्राम है, बेसिकली 3 रिव्यूज़ हैं इसमें। और उसकी वजह से आपको मार्केट्स में और इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट्स में और लोकल मार्केट्स में इंडिकेशंस मिली हैं रिकवरी की, या ये कहने की इंडिकेशंस मिली हैं थोड़े से कॉन्फिडेंस की कि ठीक है, कंट्री का जो डिफ़ॉल्ट का रिस्क था वो अब जो है थोड़ा सा आगे हो गया, तो फिलहाल एटलीस्ट इशू नहीं है। सो टला अभी भी नहीं है आगे? आप कह रहे हैं डिफ़ॉल्ट का रिस्क आगे हो गया है, टला अभी भी नहीं है? जी, बिल्कुल, टला अभी भी नहीं है। इसलिए कि प्लान नहीं है ना आपके पास, अभी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई प्लान नहीं है कि कैसे जो है, और ख़ासकर टाइमिंग जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है इसकी और बहुत ही क्रूशल हो चुकी है इस वक्त। वो कैसे कि अगले 6 महीने में ना चेंज ऑफ गार्ड्स होना है, यानी कि इस गवर्नमेंट ने जाना है और दूसरी ने टेक ओवर करना है, गवर्नमेंट ने आना है, इंटरिम गवर्नमेंट ने आना है, और फिर उसके बाद एक नई गवर्नमेंट, सही मैंडेटेड गवर्नमेंट ने आना है इलेक्शंस के बाद। तो ये जो चेंज ऑफ गार्ड्स है ना, ये इसने अभी रिस्क क्रिएट किया हुआ है। अदरवाइज क्या होता, ये चेंज ऑफ गार्ड्स ना होता तो अगर यही गवर्नमेंट रहती है, कोई भी गवर्नमेंट होती, वो बेसिकली करती है कि वो एक बड़ा प्रोग्राम करती और फिर डेट रीप्रोफाइलिंग या डेट की ओवरऑल मैनेजमेंट को बेहतर करने के लिए कोई काम शुरू करती है IMF के प्रोग्राम में रहते हुए कि हमें कर्ज़ों की अदायगियाँ किस तरह से बेहतर बनानी, क्योंकि मसला यही है कि हमारे पास रिजर्व्स कम है, अदायगियाँ ज़्यादा हैं और महंगाई बहुत ज़्यादा है और ग्रोथ कम है। तो ये 4-5 ऐसे इश्यूज़ हैं जो इंटरलिंक्ड हैं। जी, और पूनम साहब, वो इस कता कलामी की माफ़ी, लेकिन जो बताया जा रहा है कि हमारे रिजर्व्स इतने हैं कि जो जिससे जो पेमेंट्स होनी है वो कोई 7 गुना ज़्यादा फिगर है जो रिजर्व्स हमारे पास मौजूद हैं उससे। तो $25 बिलियन तक की अगर रीपेमेंट करनी है, $3 बिलियन पे इतनी सेलिब्रेशंस फिर क्यों हो रही है? $3 बिलियन तो फिर किसी काम का नहीं नजर आता, या उससे जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स होनी थी हमारे लिए, जो हम जिन पर रिलाई कर रहे थे, वो उसकी भी फिर लगता है उस फ्रंट पे भी हमारे लिए सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। देखिए, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। $3 बिलियन का मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल इस तरह से देखें उसको कि जी अगले 2 साल में या अगले 1 साल में या 3 साल में हमने डिफरेंट जो है वो काफ़ी हैवी रीपेमेंट्स करनी है। $25 अरब 1 साल है, फिर अगले साल फिर $25 अरब के तकरीबन आसपास हैं, और उसमें से आधे से ज़्यादा रोल ओवर्स भी हो जाएं। और होता इस तरह से ना कि इनफ्लो एंड आउटफ्लो चलते हैं साथ साथ, कि कुछ कर्जे आ रहे होते हैं, कुछ कर्जे आप वापस दे रहे होते हैं, कुछ कर्ज़ों को इस्तेमाल करके अपनी कैपेसिटी क्रिएट करते हैं और फिर आप उसको जो है एक्सपोर्ट करते हैं, या रेमिटेंसेस आती हैं आपके पास, या फिर आपके पास इन्वेस्टमेंट आती है। तो ये बेसिकली एक फ्लो चलता है, इनफ्लोज का, इन आउटफ्लोज का एक पूरा एक मैकेनिज्म होता है। अब आपके पास अगले साल की इमीडिएट पेमेंट की हम बात करते हैं, वो $22-23 अरब तो सिर्फ कर्जों की है। उसके साथ अगर आप इकोनॉमी को 3.5% पे ग्रो करना चाहते हैं तो इम्पोर्ट्स खोलनी होंगी, तो डेफिनेटली आपको कोई करंट अकाउंट डेफिसिट करना पड़ेगा। आपकी वैसे इंपोर्ट्स ज़्यादा होती हैं एक्सपोर्ट से, तो और रेमिटेंसेस पूरा कर नहीं सकती उस तरह से, आपकी टोटल इंपोर्ट्स का जो इम्पैक्ट होता है, तो आपको $5 से $6 बिलियन एडिशनल आप ऐड कर लें। वो $22-23 बिलियन मैंने कर्जों की अदायगियों जो बोली आपको, तो टोटल रिक्वायरमेंट आपके $30 बिलियन तो है। अब इस तरह कहा जाता है कि जी $30 बिलियन है और आपके पास सिर्फ इस वक्त रिजर्व में $4 अरब हैं, तो आप मैनेज कैसे करेंगे अगले 6 महीने भी? होता किस तरह से मैनेज है कि अगर IMF ना होता तो हमें कोई और पैसे ना देता। ये दुनिया का एक निज़ाम बन चुका है जी, IMF आपको साइन करेगा, आपके साथ इंडोर्स करेगा, जब आपकी हालत ख़राब होगी तो फिर दुनिया उसके पीछे बात मानेगी कि हाँ जी IMF इसके साथ प्रोग्राम में आ गया है, IMF की अब सपोर्ट होगी,
आईएमएफ के सपोर्ट के साथ उसका जो प्रोग्राम होता है पूरा, उसमें आप अपने आप को ढालेंगे, सब्सिडीज कम करेंगे, टैक्सेस को बढ़ाएंगे और इकोनॉमी को ठीक करेंगे, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करेंगे या ग्रोथ को बढ़ाएंगे, महंगाई को कम करेंगे, इंटरेस्ट रेट्स को ऊपर रखेंगे ताकि आपके पास रिसोर्सेज कम है तो लोग सेव ज़्यादा करें और जो है खर्च कम करें। तो इस वजह से आईएमएफ का ये 3 बिलियन को एब्सोल्यूट टर्म में मत देखें कि ये 3 अरब डॉलर जो है ना, इससे हमारा काम हो जाएगा। इसके साथ सऊदी अरेबिया की कमिटमेंट है 2 अरब की, फिर यूएई की कमिटमेंट है 1 अरब डॉलर की, फिर वर्ल्ड बैंक की कुछ इनफ्लोज हैं, फिर एडीबी के इनफ्लोज हैं, वो सारे इससे लिंक्ड होते हैं। तो आईएमएफ का इनफ्लो 3 अरब डॉलर मैटर नहीं करता, इसके साथ जो और चीजें आएंगी। मुझे चैलेंज क्या लगता है, देखिए सवाल क्या है, वो ये है, मेरा जो अपना कंसर्न है वो ये है कि ये जो 6 महीने हैं इसके अंदर 3 चेंज ऑफ गार्ड्स होंगे, तो कौन आईएमएफ के साथ रिव्यू करेगा? एक तो रिव्यू हो जाएगा, अभी 12 तारीख को आपका अप्रूवल मिलता है बोर्ड का, आईएमएफ का, और आपका ये प्रोग्राम हो जाता है। वो तो ये मौजूदा हुकूमत जाते जाते आपको 1.2 बिलियन डॉलर इस पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, 1.2 बिलियन डॉलर तो मिल जाएंगे, लेकिन उसके बाद सऊदी अरेबिया से भी आपको कमिटमेंट लेनी है, यूएई से भी लेनी, चले वो भी मिल गए, और चाइना से रोल ओवर्स भी हो गए कि आपने जो कर्जों की रह गए इस साल देनी वो अगले साल चली गई। तो ये आपको वक्ती तौर पे एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन इस पे हमें ये देखना है कि चैलेंज अब शुरू हुआ है कि भाई जो इंटरिम गवर्नमेंट आएगी वो भी बहुत स्मार्ट और बहुत ही कॉम्पिटेंट होनी चाहिए ताकि आईएमएफ का सारा प्लान इंप्लीमेंट करे और अपनी इकोनॉमी को भी स्टेबल करके रखे। इसमें भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन ना हो जाए, बहुत ज़्यादा मसले ना खड़े हो जाएं कि आईएमएफ की हम बात करते रहेंगे लेकिन अपने यहाँ पे हम स्टेबल ही ना कर पाएं। तो इसमें इंटरिम गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम होगी जिसका रोल बहुत बड़ा होगा, हालांकि उसका मैंडेट इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन वो जल्दी इलेक्शन कराए, जल्दी दूसरी गवर्नमेंट आए और फिर वो लॉन्ग टर्म प्लान ले। राइट, बट ठीक है, बट खुर्रम साहब आपने कहा कि ये कंसर्न है क्योंकि 3 रिव्यूज आगे लाइज अहेड, 3 चेंज ऑफ गार्ड्स, लेकिन एक जो चेमगोइयां हो रही हैं और सोशल मीडिया पे भी यू मस्ट हैव कम अक्रॉस एज वेल, जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की बात की जा रही है और इस हवाले से एक तासुर ये दिया जा रहा है कि शायद वो कैंडिडेट जो है वो साबका कोई वजीर खजाना हमारे मुल्क के हों। विल दैट बी अ बेटर चॉइस अगर कोई भी फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर इस ओहदे पे लेकर आया जाता है उनको? हाँ बिल्कुल, देखिए जो अब जो अथॉरिटीज़ हैं, जो भी इसमें डिसीजन मेकर्स हैं, उनको ये सोचना है कि कौन जो है इस तरह के लोग हो सकते हैं या पास्ट में ऐसे लोग रहे हैं जो कि आईएमएफ के साथ डील कर सकें और आईएमएफ के साथ अपने मुल्क को भी प्रायोरिटी दे सकें, साथ साथ कि हमारे पास क्या सिचुएशन है और आईएमएफ के रिव्यूज़ भी साथ चलने, इसके एक अच्छा एक बैलेंस हो। ताकि देखें इसमें हमें ऑब्जेक्टिव क्या है, इस गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि ये जब जाए अगस्त 12 को जाती है, 13 को जाती है, उस वक्त हमारे रिजर्व्स की जो पोजीशन है, स्टेट बैंक के नंबर्स की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल नहीं कह रहा मैं, स्टेट बैंक के नंबर्स जो रिजर्व्स हैं वो कम से कम 12 से 13 बिलियन डॉलर्स होने चाहिए, 10 बिलियन डॉलर से ऊपर होने चाहिए। ठीक है, अगर आप 10 बिलियन डॉलर से ऊपर छोड़ के जाएंगे तो फिर इंटरिम गवर्नमेंट के पास एक सपोर्ट होगी कि मेरे पास रिजर्व्स इतने हैं कि मैं इंपोर्ट्स को बहुत ज़्यादा ना रोकूं ताकि मेरी ग्रोथ भी चलती रहे, इकोनॉमी भी चलती रहे, इंडस्ट्री भी ना रुके और इन्फ्लेशन भी जो है वो थोड़ा काबू में आए, और एट द सेम टाइम आईएमएफ को भी जो है मैं सेटिस्फाई करूं कि देखें आपके साथ जो पिछली गवर्नमेंट ने बजट में जो आपके साथ कमिटमेंट की थी वो उसको हम पूरा कर रहे हैं ताकि आपका सेकंड रिव्यू में भी आपको पैसे मिले और आप कंटिन्यूस रहें। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि कंटिन्यूस आप आईएमएफ प्रोग्राम में रहें जब तक नई गवर्नमेंट नहीं आ जाती, क्योंकि एक मतलब ये आईएमएफ प्रोग्राम से निकल गए तो दुनिया फिर आपके साथ वैसी हो जाएगी कि जी हम क्यों आपको और ये फंडिंग दें। और राइट, आपने कहा कि कंटिन्यूस इनके साथ प्रोग्राम में आगे चलना है, बट खुर्रम साहब ये तासुर भी दुरुस्त है कि आईएमएफ की जानिब से फिर पॉलिसी गाइडलाइंस भी दी जाएंगी? बिल्कुल, डेफिनेटली, क्योंकि आप प्रोग्राम में होते हैं तो आप अब तो देखें प्रॉब्लम ये है जो हमने अपना घर जो है ठीक नहीं किया पिछले 30-40 सालों से ख़राब होता आया है, उसमें प्रॉब्लम यही है कि हम 23 प्रोग्राम में चले गए, 24वां ये लेने जा रहे हैं और हमारा पहले ही होता था कि ट्रस्ट इतना अच्छा और क्रेडिबिलिटी इतनी अच्छी थी इन इंस्टीट्यूशंस के साथ कि हम पहले पैसे लेते थे फिर काम करते थे और ये दे देते थे हमें पैसे। अब प्रॉब्लम ये हो गया है कि पहले आप काम करेंगे फिर पैसे लेंगे, तो ये प्रॉब्लम अब हो गया है, तो इसकी वजह से डेफिनेटली आईएमएफ आपको डिक्टेट करेगा। राइट, और चैलेंजेस आपको आगे नजर आ रहे हैं। बट खुर्रम साहब ये जो इन्फ्लेशन नंबर्स में कमी आई है, इसको आप क्या खातिर ख्वाह कमी समझते हैं? क्योंकि गुज़िश्ता साल 13% पे इन्फ्लेशन थी, उसके मुकाबले में अभी आपको नंबर्स पता है कितने हॉन्टिंग नंबर्स हैं, उसमें कमी आना ये आम कंज्यूमर के लिए, आम आवाम के लिए क्या मतलब, क्या मायने रखती है? देखिए कमी बहुत सिग्निफिकेंट तो नहीं है लेकिन अच्छा साइन है, क्योंकि 9 महीने के बाद, 8-9 महीने के बाद जो है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कीमतें गिरी हैं। एक तो होता है ना कीमतों पे आपके जो रफ्तार है बढ़ने की उसमें कमी आई हो, यानी कि एक अगर मिसाल के तौर पे अगर जो है वो दाल की कीमत जो है 300 रुपये थी तो वो
पहले 350 हो रही थी, फिर 400 हो रही थी, तो अब वो गिर गिर के 15 रुपए बढ़ रही है। पहले 50 से बढ़ रही थी तो 15-20 रुपए 30 रुपए से बढ़ रही है। ऐसा ही है। एक्चुअली इस मरतबा ये हुआ है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कि अगर कोई कीमत है मिसाल के तौर पे फूड की, किसी भी अशिया की, कुछ ऐसी अशिया जिनकी कीमतें नीचे आई हैं तो वो एक्चुअली कीमतें गिरी हैं। तो ये बहुत बड़ा एक इंडिकेशन होता है कि इन्फ्लेशन को नेगेटिव हो जाना। ये कंटिन्यू होता है अगर, और प्राइसेस स्टेबलाइज होती हैं और गवर्नमेंट इंटरवीन करती है मार्केट्स में प्राइसेस को सिर्फ ये चेक रखने के लिए कि कोई प्रॉफिटेरिंग ना हो रही हो, कोई होर्डिंग ना हो रही हो, मार्केट प्रैक्टिसेस ठीक हो, ट्रांसपेरेंसी हो, तो आहिस्ता आहिस्ता कीमतें नीचे आ सकती है। फिर एक और जो पॉइंट है वो ये कि इम्पोर्ट्स खुलेंगे ना, IMF के एग्रीमेंट के बाद इम्पोर्ट्स आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू होंगी तो मार्केट में सप्लाई आना शुरू होगी मेडिसिन की और फूड्स की और ये सारे एसेंशियल्स की। तो आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे जब सप्लाई इंप्रूव होगी तो ऐसे ऐसे उनकी कीमतें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, जो इस वक्त बहुत ज्यादा हैं। So, आपको लगता है कि ये रुपी को स्टेबलाइज होना है, रुपी को स्टेबलाइज होना है। अगर रुपी स्टेबलाइज होता है, डॉलर इन्फ्लो आता है, रुपी स्टेबलाइज होता है, तो एडिशनल जो एक इम्पैक्ट आता है, कंपोनेंट होता है बाहर की इन्फ्लेशन का, महंगाई का, वो थोड़ा रुक जाएगा, कम हो जाएगा। तो ओवरऑल इन्फ्लेशन यहाँ से तो कम हो सकती है, थोड़ा एक रिलीफ मिल सकता है। दूसरी साइड पे प्रॉब्लम ये है कि IMF के प्रोग्राम में आप हैं तो बिजली की कीमतें बढ़ाना, गैस की कीमतें बढ़ाना, इंटरेस्ट रेट्स को ऊपर रखना, ये प्रॉब्लम्स हैं। तो मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन बहुत नीचे नहीं आएगी, लेकिन शायद बहुत बढ़े भी ना। तो एक सर्टेन लेवल पे इन्फ्लेशन रहेगी। आप 20% तक एक्सपेक्ट करें कि अगले साल पूरा 20% तक इन्फ्लेशन होगी, ये भी बहुत बड़ा नंबर है, ज़्यादा नंबर है। बट हमें जो है IMF प्रोग्राम में रहना है, हमारे अपने कसूर हैं, घर हमने ठीक नहीं किया, तो ये सारी हमारे लोगों को पे गवर्नमेंट डालती है और वो मेरे ख्याल में लोगों पर ये सारी कॉस्ट आएगी। तो आपको लगता है कि ये 20% भी चूंकि एक बहुत एक हाई नंबर है, लेकिन उसके अराउंड जो है वो इन्फ्लेशन नजर आएगी, विच इज़ अगेन नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर पीपल, क्योंकि आवाम जो है इसका ऑलरेडी खमियाजा उठा रही है। बट खुर्रम साहब, आखिर में जो आप रुपये की और डॉलर की पैरिटी की बात कर रहे थे, रुपए की कदर में बेहतरी देखी इसी हफ्ते के आगाज से देखी, और आपको लगता है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू किया जा सकता है? देखिए, मुझे बहुत फ्रैंकली स्पीकिंग डार साहब की स्टेटमेंट्स भी आपके सामने हैं जी। मुझे देखिए, वो सबके अपना एक व्यू है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मार्केट की अगर आप देखें कि किस तरह से मार्केट बिहेव करती है, मुझे लगता है कि अगर इंपोर्ट्स खुलने जा रही हैं और डॉलर का इन्फ्लो भी कुछ आने जा रहा है, तो ज़्यादातर मुझे लगता है कि रुपी जो है वो शायद इतना ज़्यादा सस्टेन ना करे अपनी वैल्यू, और वीक ही लगेगा मुझे। क्योंकि देखिए, IMF प्रोग्राम में आप हैं और आपके यहाँ कोई बहुत ज़्यादा इन्फ्लोज तो अभी एक्सपेक्टेड नहीं है कि आप इतने ज़्यादा इन्फ्लोज, आपके रिजर्व कोई 20-30 बिलियन डॉलर्स हो जाएंगे जो आपकी रुपी को सपोर्ट करें। मेरा नहीं ख्याल रुपी सस्टेन कर सकेगा। अप्रिशिएट भी हो जाता है तो शॉर्ट लिव्ड होगा, मेरे ख्याल में आगे डेप्रिसिएट होगा, क्योंकि अपने बहुत कर्जों की अदायगियाँ करनी है और बहुत अभी रिस्ट्रक्चरिंग करनी है। तो मुझे लगता नहीं रुपी सस्टेन करेगा अपनी वैल्यू। राइट। और जो स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान देखने में आए और इतने सालों के बाद ये जो रिकॉर्ड कायम हुआ है, आपको लगता है ये मोमेंटम जारी रहेगा या ये एक शॉर्ट लिव्ड ही के तनाजुर में देखा जाएगा? देखिए, डिपेंड करता है। वही वाली बात है कि 6 महीना बहुत क्रिटिकल है इसमें। जैसे मैंने कहा कि चेंज ऑफ गार्ड्स टाइम पे होता है, गवर्नमेंट्स अपना अपना रोल प्ले करती हैं, IMF को बरकरार IMF के साथ चलती हैं, एक उनके साथ सिलसिला रखती हैं, इन्फ्लोज हमें आते रहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता हमारी इन्फ्लेशन थोड़ी सी मॉडरेट भी होती है। तो मुझे लगता है कि इक्विटी मार्केट में लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन फिर वही बात है, ये सब्जेक्टिव है कि कितना ज़्यादा जो है हम IMF प्रोग्राम में चलते हैं। 6 महीना ये क्रिटिकल है, थोड़ा सा मुझे लगता है कि चेक रखना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है। राइट। और खुर्रम साहब, एक और सवाल जो कि इंडस्ट्रीज की प्रोडक्शन के हवाले से है, जो हमने LSM में कमी देखी, इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए बड़ा ज़रूरी है मईशत का पहिया चलते रहने देना, इंटरेस्ट रेट्स हमें हाई नज़र आ रहे हैं, और जो हमने IMF की शराइत के मुताबिक जिस तरह के इकदाम उठाते हुए हमें हुकूमत नज़र आई, आपको लगता है वो रिवाइवल भी इंडस्ट्रीज के क्लोजर तक ये बात आ चुकी थी, उसकी रिवाइवल के लिए भी कुछ इकदाम उठाने की ज़रूरत है? बिल्कुल है। देखिए, मुझे लगता है इंडस्ट्री ग्रोथ आपकी बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगी इस साल। उसकी वजह वही है कि इंपोर्ट्स जो हैं खुलेंगी, उसकी वजह से एक ब्रीदिंग स्पेस मिलेगी इंडस्ट्रीज़ को जो इंपोर्ट ड्रिवन है। ज़्यादातर 80-90% तो इंपोर्ट्स ही हम करते हैं, और इंडस्ट्री भी जो है इंपोर्टेड रॉ मटेरियल से लेकर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स से लेकर बहुत सारे जो है इंपोर्ट्स इंडस्ट्रीज इंपोर्ट करती है। तो इंपोर्ट्स खुलने से उनको एक ब्रीदिंग स्पेस मिलेगी और इंडस्ट्री आपकी आहिस्ता आहिस्ता दोबारा इंप्रूव हो सकती है, थोड़ी सी अपनी कैपेसिटी पे आ सकती है दोबारा। लेकिन ना करें, क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो जाएगा और हमारे पास डॉलर्स उतने नहीं हैं कि हम बहुत ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकें। जब तक रिफॉर्म्स नहीं होते, स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं आती, फिस्कल साइड पे खर्चे कम नहीं होते, टैक्सेस सही जगह लगा के सही तरीके से कलेक्ट करके सही जगह स्पेंड नहीं किए जाते, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटाइजेशन, ये सब काम नहीं होते, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती, आप एक्सपेक्ट ना करें आपकी इंक्लूसिव ग्रोथ होगी और बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी। एक सर्टेन लेवल पे ग्रोथ
होगी, कम होगी, लेकिन 1-1.5 साल आपका जो है ना बहुत टफ जाएगा। उसके बाद जाके अगर आपने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए तो कहीं जाके आपको बेहतरी नजर आएगी, अदरवाइज चैलेंजेस काफी सारे। राइट। और एक सवाल ये जो रशियन क्रूड ऑयल से मुतालिक है, आपने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी, पीडीएम हुकूमत भी, दोनों ही पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करते हुए नजर आए इस मामले पर। कंज्यूमर के लिए क्या है इसमें? आपको लगता है कि बड़ा कोई ये एक बड़ी खुशाइन खबर थी और वाकई में आवाम को जो उसका रिलीफ है वो ट्रांसलेट होकर मिलेगा? नहीं देखिए अलीना, मुझे लगता है कि ये जो है ना ये ऑप्टिक्स से ज़्यादा हैं और पॉलिटिकल नैरेटिव को ज़्यादा जो है यूज़ इससे किया जाता है। मेरा नहीं ख्याल कि रशियन क्रूड से बहुत ज़्यादा कोई आपको प्राइस में कमी नज़र आएगी। उसकी 2-3 वजूहत है, मैं जल्दी से बताता हूँ। एक तो ये कि रशियन क्रूड जो है उसमें रिफाइनरी अभी रिफाइनरीज हमारी टेस्ट कर रही हैं कि कितना आउटपुट निकलता है, कितना इसमें वाइट ऑयल निकलता है, कितना ब्लैक ऑयल निकलता है। ब्लैक ऑयल से मुराद ये कि वो जो फर्नेस ऑयल निकलता है और वो जो हमारी वैसे भी रिफाइनरीज बनाती हैं, पेट्रोल डीजल कितना निकलता है और क्या एफिशिएंसीज होती हैं। प्लस फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत बड़ी है रशिया से लाना, और फिर उसकी पेमेंट का भी इशू है कि रशिया को हम डायरेक्ट पे करना हमारे लिए मुश्किल है डॉलर्स में, क्योंकि वो स्विफ्ट वाले जो है ना वो सिस्टम पे है नहीं। अमेरिकन सैंक्शंस कुछ इस तरह की हैं, तो वो चाइना के थ्रू पे करना। और फिर हमारे पास कितने डॉलर्स हैं, चाइना की फैसिलिटी है हमारे पास चाइनीज युआन में पे करने की, लेकिन वो फिर ऑफ कोर्स रिजर्व्स का भी तो वो एक लिमिटेशन है ना हमारे पास। तो पेमेंट से लेकर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से लेकर रिफाइनरी की टेस्टिंग से लेकर बहुत सारे भी क्वेश्चंस हैं। और ये एक्सपेक्ट ना करें, मेरे ख्याल में ये गलत एक्सपेक्टेशंस हैं कि जी रशिया से ऑयल आए तो हमें पेट्रोल आधा हो जाएगा या पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। IMF प्रोग्राम में आप हैं, वो टैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कमी नहीं होगी ताकि इम्पोर्ट पे आपका जो है इम्पैक्ट कम हो, क्योंकि अदरवाइज आपने पेट्रोल सस्ता किया तो आपको इंपोर्ट ज्यादा करना पड़ेगा, तो डॉलर्स नहीं आपके पास। आपने एक्सपेक्ट करना ठीक, बिल्कुल ठीक है। और आपने जिस तरह से कहा कि ऑप्टिक्स ज्यादा हैं, लेस ऑन रिलीफ, थैंक यू सो मच खुरम साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। माहिर माशियात खुरम शहजाद साहब इस वक्त हमसे बात करते थे, जिन्होंने कहा कि आगे चेंज ऑफ गार्ड्स और फिर 3 रिव्यूज IMF के साथ जो है दे लाए हेड, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि बाय द टाइम ये हुकूमत जो है वो सौंप रही होगी चार्ज टू इंटरिम सेटअप, उस वक्त तक स्टेट बैंक के जो रिजर्व्स हैं, टोटल रिजर्व्स, वो अराउंड कोई $10 बिलियन से ज़्यादा होने चाहिए। वो कहते हैं 12-13 बिलियन डॉलर्स तक होने चाहिए, जो कि अभी आपको पता है उसकी सिचुएशन है क्या। $4 बिलियन के करीब हमारे पास रिजर्व्स हैं, और अगले माली साल के नए माली साल में हमारी जो रीपेमेंट्स हैं माशाल्लाह से वो कोई $25 बिलियन के करीब हैं। सो दैट प्रिटी मच एक्सप्लेन्स आवर पोजीशन। प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।